सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डीपीपी डिस्कशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड। तो लास्ट क्लास में 21 क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरे 45 क्वेश्चन और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि भैया H2S गैस को जब एक सॉल्यूशन ऑफ कैटायंस कंटेनिंग HCl ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, ठीक है, उसके थ्रू पास किया जाता है, तो इट प्रेसिपिटेट्स द कैटायन ऑफ द सेकंड ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस बट नॉट दोज बिलोंगिंग टू द फोर्थ ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप को जल्दी प्रेसिपिटेट करती है। यार देखो, किसकी प्रेसिपिटेशन फास्ट होगी? जिसका ऑब्वियस बात है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? लोअर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लोअर होगा मतलब उसका सॉल्युबिलिटी भी लोअर है, तो वो जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। ओके, तो यहां से ये चीज तो क्लियर होगी कि सेकंड ग्रुप अगर जल्दी प्रेसिपिटेट हो रहा है तो सेकंड ग्रुप वालों का जो KSP है वो फोर्थ ग्रुप वालों से कम होगा। ओके, नाउ अब ऑप्शन में उन्होंने ऐसा कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं है। इन्होंने बोला प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेस द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन या सल्फाइड ऑफ ग्रुप 4 कैटायंस आर अनस्टेबल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 2 इज मोर देन दैट ऑफ। ये तो बिल्कुल गलत हो गया है ना, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ HCl इंक्रीजेस द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए H2S जब आप पास करेंगे और ये अगर डिसोशिएट करेगा H पॉजिटिव या चलिए 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, वैसे एक स्टेप में नहीं करता, ये 2 स्टेप में करेगा, बट अल्टीमेटली और इसमें ऑलरेडी HCl भी होगा, तो HCl ने पहले से ही H पॉजिटिव दे रखा है, तो इस H पॉजिटिव की वजह से जो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा वो H2S के डिसोसिएशन को क्या करेगा? सपोर्ट तो नहीं करेगा, प्रिवेंट ही करेगा। तो H2S का डिसोसिएशन थोड़ा सा घटेगा, और H2S का डिसोसिएशन घटेगा तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेस द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन, तो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट QC फॉर अ गिवन रिएक्शन इज ग्रेटर देन KC देन रिएक्शन। देखिए, अगर आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आगे जा चुके हैं तो आपको पीछे आना पड़ेगा, है ना, राइट टू लेफ्ट, तभी आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। Question number 23, which of the following can act both as Bronsted acid and Bronsted base? देखिए, Bronsted acid कौन से थे? जो पानी में H पॉजिटिव देते हैं, और बेस जो पानी में मतलब जो H पॉजिटिव गेन कर लेते हैं, है ना। तो इसका जो एसिड था वो आपका H पॉजिटिव डोनर है और जो बेस है वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, ठीक है। तो कौन ऐसा कर सकता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Na2CO3 कर सकता है क्या? इसके पास कोई H पॉजिटिव डोनेट करने के लिए नहीं है। OH नेगेटिव क्या एक और H पॉजिटिव देगा? मतलब दे सकता है बट नहीं, वो नॉर्मली देता नहीं है ना यार। OH नेगेटिव इज अ बेस, वो सिर्फ H पॉजिटिव लेता है, क्योंकि अगर वो डोनेट करेगा तो उसको H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव बनाना है, ऐसा रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता, तो नहीं। HCO3 नेगेटिव, हाँ जी, HCO3 नेगेटिव आपका अगले स्टेप में H पॉजिटिव दे भी सकता है और H पॉजिटिव गेन करके वापस से H2CO3 भी बना सकता है, ठीक है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 5 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, वीक बेस मिला रहे हैं आप विद 250 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड, वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4Cl क्या है? वीक बेस NH4OH का सॉल्ट विद HCl। तो ये बेसिक बफर की कहानी हो रही है यहाँ पे डेफिनेटली, है ना, बेसिक बफर की कहानी आ रही है यहाँ पे। तो अगर बेसिक बफर यहाँ पर आपका बन रहा है तो आप इक्वेशन लगा लीजिए। तो दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है? सॉल्ट आपके पास 0.1 मोलर है, ओके। तो और उसका 250 ml दिया हुआ है, तो आप कंसंट्रेशन को 0.1 मोलर नहीं ले सकते क्योंकि उसके 250 ml दिए हैं। तो आप यहां पर इसके मिलीमोल निकालिए, मिलीमोल ऑफ NH4Cl, ठीक है। कितने आ जाएंगे? 250 इंटू 0.1 दैट इज 25, तो 25 मिलीमोल है और डिवाइडेड बाय, है ना, तो ये आ गया। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl निकालना है मुझे तो क्या करना होता है मुझे? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम या नंबर ऑफ मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम। तो मिलीमोल 25 है, वॉल्यूम कितना है? 250 ml इसका लिया, 5 ml इसका लिया, तो 255 ml हो गए, ठीक है।
तो ये हो गया, तो ये आपकी कंसंट्रेशन आई। उसी तरह अगर आप बेस की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो बेस की कंसंट्रेशन कितनी है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 5 इंटू 0.1 दैट इज 0.5, ठीक है, इतने मिलीमोल अपॉन 255, ये आपकी बेस की कंसंट्रेशन आ गई। बस इन कंसंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर दीजिए और के बी आपको 1.8 इंटू 10⁻⁵ दिया है, तो वहाँ से पी के बी आपका निकल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करने पे आपको POH मिलेगा एंड POH विल कम आउट टू बी 6.44 और वहाँ से आपको निकालना है pH, तो 14 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 6.44 दैट विल कम आउट टू बी 7.55, सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द गैस फेज रिएक्शन 2NO gives you, or in equilibrium with N2 plus O2 gives you एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 43.5 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज कर रहा है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू फॉर दिस रिएक्शन। देखिए अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो डेल्टा एच इसका प्लस हो जाएगा, प्लस 43.5, ठीक है, और ये रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K1 है, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1/K1, ठीक है। नाउ पहले ऑप्शन K इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। K इंक्रीजेज एज टेम्परेचर डिक्रीजेज। देखिए हमें इस रिएक्शन के लिए पूछा गया सेकंड वाले के लिए, और इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन के लिए पूछते जिसका डेल्टा एच नेगेटिव था तो उसका मतलब है कि K बढ़ेगा जब टेम्परेचर घटेगा, तो हमें पूछा गया इस वाले रिएक्शन के लिए, और ये एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पे K घटेगा, तो सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर ये दिया गया आपको ग्राफ, ये लिखा गया P प्रेशर और ये आपको 75 डिग्री का स्लोप दिया गया है, ठीक है। देखिए तो ये आपका ब्यूटेन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आइसोब्यूटेन में, ठीक है ना। ये आपका जो है यहाँ पे दिस इज योर आइसोब्यूटेन एंड दिस इज जस्ट ब्यूटेन। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक से दूसरे आइसोमर में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन और कंसंट्रेशन ऑफ एन ब्यूटेन के बीच में ये आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ठीक है, P पॉइंट पे यहाँ पर दिया गया है। चलिए नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 1.732, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 1.732 एट 298 Kelvin. Now if in a vessel at 298 Kelvin the mixture of these two gases be taken as represented by the point P, अच्छा P पॉइंट पे ले रहे हैं हम भैया, तो मतलब ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ एन ब्यूटेन और ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन, ओके। तो अगर ये आपका P है, ठीक है, ये आपका ये जो पूरा डिस्टेंस है अगर इसको मैं P मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन आएगा, ये कितना रहेगा P cos 75, है ना, ये आपका P cos 75 आ जाएगा, ओके। तो ये बोल रहा है कि बाय द पॉइंट P इन द फिगर प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इमीडिएटली अबव इक्विलिब्रियम विल बी सेटअप। अच्छा ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है इस टेम्परेचर पे और मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेस हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो कंटेनर में हमारे पास ब्यूटेन भी है और हमारे पास आइसोब्यूटेन भी है, तो पहला ऑप्शन क्या इमीडिएटली ये वाला इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, अब देखते हैं यार कि क्या होगा, है ना। यहाँ पर अभी प्रेजेंट जो इक्वेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। मतलब दिस ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन डिवाइड बाय दिस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा आपका tan थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब परपेंडिकुलर आपका ये आ गया, ये बेस ले लो, ठीक है। तो ये जो है आपका दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन एंड दिस लेंथ इज कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन। तो अगर मैं ये निकाल रहा हूँ इस वाले केस में तो दिस tan 75, तो tan 75 डिग्री विल गिव मी दिस कंसंट्रेशन ऑफ आइसोब्यूटेन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन एंड यही मेरा K इक्विलिब्रियम भी है, तो यही मेरा मतलब K इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलूँगा उसको अभी, इसको मैं Q बोल दूंगा। तो tan 75 जो है मेरे को वो Q के बराबर दे रहा है, मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रहा है, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan 75 कितना आ रहा है
अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1075 आता है आपका 3.73, तो 3.73 आ रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना 1.732, तो यहाँ पर Q इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो रिएक्शन को कहाँ जाना है, रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है, तो इमीडिएटली इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, नहीं ये इक्विलिब्रियम पे ये नहीं है, ये ऑलरेडी आगे है। अबव डायरेक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं अबव डायरेक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यस। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ से आपको बस ये निकालना था, ये ट्रायंगल लेके यहाँ से Q निकालना था और Q को कंपेयर कर लेना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से और फिर आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज 5। ओके, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी वहां पे 10⁻⁻⁵। व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइल्यूटिंग द गिवन सॉल्यूशन 100 टाइम। देखो डाइल्यूट करने से क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज होती है पर नंबर ऑफ मोल जो आपके वो कंजर्व रहते हैं। डाइल्यूट में अभी लिखते हो ना N1V1 इज इक्वल टू N2V2, सॉरी हाँ N1V1 भी लिखते हो H पॉजिटिव के लिए, और या M1V1 अगर आप मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हो तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि H पॉजिटिव के लिए नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो 100 टाइम से क्या हो जाएगा, अभी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है, तो 10⁻⁻5 का मतलब क्या होगा कि 10⁻⁻5 मोल इन 1 लीटर। अब अगर इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया जाए, मतलब 1 लीटर का 100 लीटर कर दिया जाए, तो बेटा अगर 10⁻⁵ मोल अब मेरे पास एक की जगह 100 लीटर में आ गए, तो नई जो कंसंट्रेशन आएगी H पॉजिटिव की कितनी आएगी, मोल तो उतने हैं 10⁻⁵, तो वॉल्यूम हो गया 100, तो आ जाएगा 10⁻⁷, तो वहां से फिर pH कितना आ जाएगा मेरे पास 7। ठीक है, राइट, तो pH 7 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं pH 7 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ हुआ, ये किसका हुआ, ये तो एसिड का हुआ ना। ठीक है, तो H पॉजिटिव जो एसिड से आया वो मेरे पास 10⁻⁷ है, और जब भी इतना कम कॉन्सेंट्रेशन एसिड का आता है तो आप वाटर की भी कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हो, तो आपको जो H पॉजिटिव पानी की तरफ से आ रहा है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये वाला इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा, H2O गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो पानी की तरफ से जो H पॉजिटिव आ रहा था वो X था, ये भी X था, पर जो एसिड ने दिया H पॉजिटिव वो 10⁻⁷ है, तो मतलब X प्लस 10⁻⁷ इंटू X इज इक्वल टू KW, दैट इज 10⁻⁻14। यहाँ से सॉल्व करके आपको करना पड़ेगा। ओके, तो डेफिनेट सी बात है, जब हमने पढ़ा था, या आपको मैंने अगर बताया भी था कि 10⁻⁸ मोलर HCl का बेटा pH कितना आता था, 6.97 आता था। ठीक है ना, तो यहाँ तो फिर भी एसिड 10⁻⁸ से थोड़ा ज़्यादा ही बेटर ही है, 10⁻⁷ है, तो इसका आंसर 6.97 के आसपास ही आएगा कुछ। ठीक है, तो इतना हाई नहीं आ सकता, इतना लो नहीं आ सकता, इतना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, तो डेफिनेट सा आंसर क्या है इसका, ऑब्वियसली ए आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, फालतू में कंफ्यूज किया गया, तो नॉर्मल जो बच्चा क्या करेगा वो यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ से 10⁻⁷ आ गया और इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो वैसी वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इफ 1 2 3 4 5 10⁻⁻5 मोलर HCl solution is diluted 1000-fold। ठीक है, तो भैया 1000-fold डायल्यूटेड है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ मोलर HCl हो जाएगा, तो उसका 6.98 अभी तो आपको बताया मैंने इसका। देन 29, a solution contains 0.05 मोलर each of NaCl, Na2CrO4। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास NaCl भी है, Na2CrO4 भी है, और दोनों की कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है। ओके, नाउ सॉलिड AgNO3 इज ग्रेजुअली एडेड। अब इसमें अगर हम AgNO3 डालते हैं तो वो क्या करेगा, Ag पॉजिटिव जो है वो Cl के साथ कंबाइन करके AgCl दे देगा एक तो, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, और दूसरा CrO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वो Ag2CrO4 दे सकता है। अब दोनों का KSP देखो, AgCl का KSP 10⁻⁻10 है, इसका 10⁻⁻12 है, मतलब KSP ऑफ दिस Ag2CrO4 इज लेस, तो ये लेस है तो मतलब इसका प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा, तो ये चीज जल्दी प्रेसिपिटेट होनी है। ठीक है ना, क्योंकि NaCl की कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन तो बराबर है 0.05, तो मतलब Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है, जो NaCl से Cl नेगेटिव आपको मिल रहा है वो 0.05 मोलर मिल रहा है, और वही कंसंट्रेशन है CrO4 2 नेगेटिव की। ठीक है ना, तो मतलब जो आपका चाहे AgCl बनना हो या Ag2CrO4 बनना हो, Cl और CrO4 2 नेगेटिव की तो कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। ओके, एंड
Ag2 में, हाँ, पर इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो इसको देखते हैं। तो Ag2CrO4 गिव्स यू 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो KsP आ जाएगा, अगर ये S है और ये S है तो KsP आ जाएगा 4s क्यूब। और AgCl के केस में सिंपल Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर जो आपका KsP आ जाएगा ये आ जाएगा सिंपल S स्क्वायर। ठीक है, चलो पहला CrO4 2 नेगेटिव आयंस आर प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। अब वैसे देखने में वो लग रहा है कि ये प्रेसिपिटेट करेंगे पहले, पर एक्चुअली क्या है, इसका 4s क्यूब है, क्योंकि S सॉरी नॉट S 2s, हाँ ठीक है, ये 4s क्यूब और ये वाला आपका S स्क्वायर है। सेकेंड Cl नेगेटिव आयंस आर प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम क्या वही काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है, इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली। तो जगह यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सिंपली आयंस की कंसंट्रेशन हमारे पास पता है। अब हम ये देखते हैं कि भैया अगर इनको प्रेसिपिटेट करना है, ठीक है, तो कितना Ag पॉजिटिव चाहिए होगा। तो पहला केस कि Ag पॉजिटिव रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपका KsP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ से आपका Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितने निकल जाएगा, KsP अपॉन Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। और KsP इसका कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻10, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई Cl नेगेटिव 0.05। इतनी कंसंट्रेशन आपको Ag पॉजिटिव की चाहिए, तभी ये भाई साहब प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। दूसरा, कितना Ag पॉजिटिव चाहिए होगा रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट CrO4 2 नेगेटिव। अब वहां पर क्या है, KsP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 2 इंटू CrO4 2 नेगेटिव। तो मतलब Ag पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी KsP जो कि था आपका 1.9 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय CrO4 जो कि 0.05, और क्योंकि Ag पॉजिटिव का स्क्वायर था तो उसका रूट आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना और ये आपको कैलकुलेट करना है। तो खुद सोचो यार, इसकी जो भी वैल्यू आएगी स्मॉलर होगा, पर उसका रूट ले लेंगे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व कर ही लो। सॉल्व करके अब आपको देखना है कि भैया जब आप Ag पॉजिटिव डालना स्टार्ट करोगे, जिसकी वैल्यू लोअर आ रही है, अगर ये वैल्यू लोअर है तो ये पहले प्रेसिपिटेट करेगा, अगर ये वैल्यू लोअर है तो ये पहले प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय दिस एंड कितना आ जाएगा ये, ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू लोअर आ रही है क्लियरली, है ना। तो AgCl के केस में वैल्यू जो है वो लोअर आ रही है, तो इसलिए Cl नेगेटिव आयंस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। तो ठीक क्वेश्चन था, क्योंकि सिर्फ KsP को बता के आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे Ag पॉजिटिव का स्क्वायर आ रहा था। देन क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ जनरल रिएक्शन P प्लस Q गिव्स यू R प्लस S, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज, अच्छा K फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर रिएक्शन स्टार्ट्स विद इक्विमोलर अमाउंट ऑफ P एंड Q, रीचिंग एट इक्विलिब्रियम, इट इज ऑब्जर्व दैट P इज twice that of R. Okay, the specific rate constant for the backward reaction is. अच्छा आपको पता है ना ये चीज़ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट में क्या रिलेशन होता है। जो K इक्विलिब्रियम होता है वो होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। तो यहां पर आपको K फॉरवर्ड दिया गया है, बैकवर्ड आपको पूछा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया तो मामला आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सिंपल आपका इक्वेशन है P प्लस Q इन इक्विलिब्रियम विद R प्लस S, और स्टार्टिंग में इक्विमोलर अमाउंट ऑफ P एंड Q से आपने शुरू किया था। और इसका भी A ले लेते हैं अमाउंट, इसका भी A ले लेते हैं, T इज इक्वल टू 0 पे, ये 0 0 थे, और इक्विलिब्रियम आने पे ये A माइनस एक्स, ये भी A माइनस एक्स, और ये x और ये x। वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, P जो है वो R से डबल है, मतलब A माइनस एक्स जो है वो R से डबल है, मतलब ट्वाइस ऑफ x है। तो A कितना आ जाएगा 3x, x इज इक्वल टू A बाय 3। तो यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल सकते हो। अब क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी आपका 0 है, तो यूनिट्स नहीं आएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो आपको डिवाइड बाय वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q। और कंसंट्रेशन बेसिकली होता है क्या, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, पर ऊपर भी वॉल्यूम स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम स्क्वायर आ जाएगा, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऐसे कट जाएगा, तो वॉल्यूम की चिंता मत लो, आप नंबर ऑफ मोल ही कर लो।
आर कितना है x इंटू एक्स, और x कितना है a/3, तो ये a/3 का स्क्वायर, क्योंकि आर भी और एस भी दोनों बराबर हैं। और a माइनस एक्स, तो a माइनस a/3 कितना हो जाएगा 2a/3, 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, और ये क्या होता है k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड, और k फॉरवर्ड आपको कितना दिया गया है 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ अपॉन k बैकवर्ड, तो यहाँ से आपका k बैकवर्ड निकल जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 31, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन a + b gives you c + d, a graph between log k and 1 upon temperature is a straight line as follows। अब देखो यहाँ पर आपको अगेन वो सिंपल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ रिलेट करते थे, राइट। तो हम वो इक्वेशन डिराइव कैसे करते थे, थर्मोडायनेमिक्स हमने डिराइव किया हुआ था वो, राइट। याद आ रहा है कुछ, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K, और डेल्टा G0 को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। ठीक है, डिवाइड बाय कर लो, -2.303 R इंटू 1/T कर लो इज इक्वल टू log K। ठीक है, तो यह आएगा आपका डेल्टा H0 अपॉन, मतलब माइनस डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R और प्लस T डेल्टा S0, अच्छा RT आ जाएगा यहाँ पे, और ये T तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा S0 अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू log K। ओके, तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू C + mx। तो स्लोप यहाँ से कितनी आ रही है आपकी, स्लोप कितनी यहाँ पे डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R, और R की वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ और दिया नहीं है, तो R डिपेंड करता है वैसे तो जूल पर मोल पर केल्विन 8.314 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्लोप आ जाएगी यहाँ पे, एंड स्लोप तो नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है। चलो, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एज फॉलोज। ठीक है, विथ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, तो मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 है यहाँ पे आपका, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज 0.5, तो ये 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा डेल्टा H, तो इस इक्वेशन से आप डेल्टा H निकाल लो। ठीक है, डेल्टा H एक बार कैलकुलेट हो गया, और हमें फिर फाइनली क्या पूछा है, OA इज इक्वल टू 10, ये आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट कितना होता है, ये दैट इज डेल्टा S0 अपॉन 2.303 R। तो y इंटरसेप्ट अगर आपको दिया हुआ है 10, तो मतलब ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो R की वैल्यू पुट करके डेल्टा S0 आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो इसी क्वेश्चन से आपका डेल्टा S0 निकल जाएगा, तो डेल्टा H0 भी निकल गया, डेल्टा S0 भी निकल गया। अज्यूमिंग डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दीज आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब हमें निकालने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल दी, तो इस इक्वेशन में पुट करो उसको लॉग के, तो डेल्टा H भी निकल गया आपके पास, डेल्टा S भी निकल चुका है, वैल्यू को पुट करें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, पर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे निकालना पड़ेगा आपको, और डेल्टा H क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, लिखा है इन्होंने, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इन दो अलग अलग टेम्परेचर में क्या करेंगे फिर हम, अगर ये आपका चेंज नहीं हो रहा है इसके साथ, तो आई थिंक यहाँ पर टेम्परेचर है नहीं कुछ, एंड डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चलो पहले एक बार लॉग K की वैल्यू को सॉल्व करके K निकाला जाए। ठीक है, K कितना आएगा, और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब K की वैल्यू कितनी आएगी, तो फिर आपको वो इक्वेशन लगा के log K2/K1 माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303, ठीक है, और 1/T1 माइनस 1/T2, ये जो इक्वेशन थी ये सॉल्व करके, क्योंकि डेल्टा H आपको पता है, तो दो टेम्परेचर पे आपका K1 K2 निकल जाएगा। यस,
उसी से करना पड़ेगा सॉल्व आपको, ठीक है। अब आंसर की में तो उसका आंसर दिया हुआ डी, बट यू जस्ट सॉल्व इट वंस और एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या डी आ रहा है, क्योंकि डी में तो आंसर्स आर वेरी वेरी क्लोज। अब है ना, वही बात आ गई कि इतना क्लोज तो आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मेरे को उस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसके ऊपर, बट आपको मैंने आइडिया बता दिया, मतलब पूरा सॉल्व करके बता दिया कि यहाँ से आप डेल्टा एच निकाल लेंगे, डेल्टा एच निकाल लेंगे और इसी क्वेश्चन पुट करके के निकालेंगे, और एक टेम्परेचर पुट करेंगे तो आपका एक बार के निकलेगा, दूसरे टेम्परेचर को पुट करेंगे तो दूसरा वाला के आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, डेफिनेटली लेंथी है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको छोड़ना ही होता है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन हम एग्जाम में आराम से नहीं कर सकते। नाउ बिफोर इक्विलिब्रियम इज सेट अप फॉर द केमिकल रिएक्शन N2O4 गिव्स यू 2NO2, ठीक है। अभी आगे देखो वेपर डेंसिटी का आ गया, कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो कैपिटल डी इज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ वेपर डेंसिटी एंड वेरिएशन ऑफ x विद डी बाई डी इज गिवन, ठीक है। x का कोई बात नहीं, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा भी था, डिराइव किया भी था पूरा मैंने एक्सप्रेशन, तो N2O4 गिव्स यू 2NO2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट था स्टार्टिंग में अगर हम डिसोसिएशन के लिए लिखे हैं तो A0 A माइनस एक्स और ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल मैंने आपको बताया था, आप स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल तो आपके सेम ही रहते हैं, ठीक है। और इसको भी छोड़ो, ए भी क्यों लेना हमने, 1 लेके चलते हैं हम इसको, 1 0 1 माइनस एक्स और 2x, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और बिगिनिंग में जो टोटल मास था और फाइनली जो टोटल मास होगा वो तो बराबर होगा, राइट। तो वहाँ से हमने क्या डिराइव किया था कि m इंटू 1, क्योंकि इनिशियल एक ही मोल है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 इंटू 1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इंटू कितने मोल हैं टोटल फाइनली, 1 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो टोटल मोल आपके पास फाइनली इतने आ चुके हैं, राइट। तो m मिक्स कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि वेपर डेंसिटी ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह मैं वेपर डेंसिटी ले सकता हूं, तो m ऑफ मिक्सचर इज एक्चुअली फाइनल वेपर डेंसिटी स्मॉल d, तो m मिक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल d इज इक्वल टू ओरिजिनल जो मास था उसको कैपिटल D से इन कर लूँगा मैं 1 प्लस एक्स, तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन, तो 1 प्लस एक्स इंटू डी या 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी, तो x इज इक्वल टू डी बाई डी माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। तो ये इक्वेशन है x वर्सेस डी बाई डी, तो दिस इज y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ओके। तो डी बाई डी का इसका क्या आ जाएगा आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एट पॉइंट y पॉइंट पे डी बाई डी आपका 0 हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओह मैं भी क्या दिमाग खराब कर रहा हूँ अपना, y पॉइंट पे x 0 हो रहा है, तो व्हेन x इज 0 डी बाई डी इज इक्वल टू 1, हाँ तो सी ऑप्शन, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा भी होता है, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, हाँ। तो y पॉइंट पे डी बाई डी आपका निकलेगा पर x आपका 0 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में x को 0 पुट करो तो डी बाई डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, देखिए एनिलीन आपका बेस होता है, ठीक है, दिस NH2 और NH2 प्लस HCl में क्या जाएगा, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपका बन जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड बोल दो या एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो सॉल्यूशन ऑफ इज x ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ y, x एंड y आर। अच्छा अभी ये बोल रहा है ये क्या है, देखो यार ये जो है एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड या एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। तो क्योंकि एसिड है इसमें स्ट्रॉन्गर पार्ट, तो इसका जो रिजल्टेंट है सॉल्यूशन वो आपका एसिडिक होगा, तो दिस गिव्स यू एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। तो बेसिक तो नहीं हो सकता आंसर, एसिडिक होगा, यस 1 सेकेंड, यस दैट्स व्हाट वी डिडंट वांट, कोई बात नहीं होता है। तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन आ गया। एंड किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, देखो जो वीकर स्पीशीज होती है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्गर एसिड से आया हुआ है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका होगा। तो यहां पर जो हो रहा है वो है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 34, इफ KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 1.2 into 10⁻⁻11। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, और ये अगर S है तो ये 2S आ जाएगा, तो KSP आपका आ जाएगा 4S क्यूब सिंपली। देन द हाईएस्ट pH ऑफ द 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट प्रेसिपिटेटेड। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये आपका KSP है, ठीक है। द मोमेंट हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, जैसे वो KSP से बड़ा हो जाता है, मतलब आपका Mg2 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जैसे ही KSP से बड़ा होगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हमें इस कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को KSP के बराबर या उससे कम ही रखना है। तो मैक्सिमम ये बोल रहा है हाईएस्ट pH ऑफ द 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन उन्होंने फिक्स कर दी, कितनी? 0.1 मोलर। तो मैग्नीशियम तो आपका 0.1 मोलर है, ओके। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? मान लीजिए X। तो इसको अगर मैं इक्वल टू KSP कर दूं तो यहाँ से X कितना आ जाएगा? KSP अपॉन 0.1 मतलब 10 टाइम्स KSP का स्क्वायर रूट, राइट। तो ये X की वैल्यू है जो OH नेगेटिव का मैक्सिमम आ सकता है। तो यहाँ से आप एक बार OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को मेजर कर लीजिए, कितना आ रहा है। तो KSP है मेरा 1.2 इंटू 10⁻⁻11, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻10 इसका रूट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सॉल्व करके ये कितना आना चाहिए? दिस शुड बी अराउंड 1.1 इंटू 10⁻5। ये OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आ गया। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और आपको पता ही है कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आपका 298 केल्विन अगर है तो 10⁻14 होती है ना। 298 केल्विन पे ये प्रोडक्ट आपका 10⁻14 के बराबर आता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आप निकाल लेंगे कि 10⁻14 डिवाइड बाय OH नेगेटिव, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻5। 1.1 को रफली 1 ही ले लो, तो ये रफली कितना आ जाएगा? 10⁻9। तो pH आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 9 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इज डी। ठीक क्वेश्चन था, नॉट टफ बट ठीक था। 35, फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शन 1, 2 and 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। ओके, CO प्लस H2O गिव्स यू CO2 प्लस H2, K1 है। CH4 प्लस दिस K2 है। आई थिंक ये वाला रिएक्शन हमने पहले किया भी है, ठीक है। इसका ये, हाँ ये वाला आंसर आएगा इसका भी, ये पहले हमने किया है, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। तो K1 और K2 को ऐड कर दो, पहले 2 स्टेप्स को ऐड कर दोगे तो आपको थर्ड स्टेप खुद मिल जाएगा, है ना, क्योंकि पहले 2 स्टेप्स को ऐड करोगे तो ये CO वैसे कट जाएंगे और H2 ऐड हो जाके 2 H2 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 36, एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशंस ऑफ। देखिए एसिडिक बफर कैसे बनता है? वीक एसिड प्लस इसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनता है। तो अमोनियम एसीटेट, देखिए अमोनियम एसीटेट क्या है? दोनों ही वीक हैं, मतलब एसिड भी वीक है उसमें, बेस भी वीक है, दोनों ही वीक हैं। एंड एसिडिक एसिड तो मतलब वीक एसिड तो है और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं हुआ, ये वाला सॉल्ट भी आपका वीक बेस के साथ ही है। पर चलो देखते हैं बाकी ऑप्शन, ठीक है, एटलीस्ट सॉल्ट है तो है। अमोनियम क्लोराइड नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये तो फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो फिर वो भी वीक बेस वाली कहानी आ गई, वो तो बेसिक बफर में चले गए हम, ठीक है। तो ये तो आउट हो गया ऑप्शन बिल्कुल। सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट, अरे भैया स्ट्रॉन्ग एसिड तो बिल्कुल नहीं लेना है। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं लेना है, तो ऑप्शन ए बचता है। तो ठीक है, हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, पर वीक एसिड वीक बेस का ही सॉल्ट आ गया, पर एटलीस्ट वीक एसिड प्लस ये सॉल्ट तो है, ठीक है। तो ये भी बफर का काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर जाएगा, वो भी कर जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सॉल्यूशन A हैज अ pH ऑफ 3 एंड सॉल्यूशन B हैज अ pH ऑफ 6, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए pH 3 का मतलब हो गया आपका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10⁻³ है, और pH 6 का मतलब हो गया H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपकी 10⁻6 है, ठीक है। सॉल्यूशन A इज ट्वाइस एज एसिडिक, नहीं भैया, 10⁻6 से 10⁻³ 1000 गुना ज़्यादा एसिडिक है, ट्वाइस नहीं, ये भी नहीं। A is 1000 times more acidic than B. Then question number 38, at a certain temperature 1 mole of PCl3 and 2 mole of Cl2 were placed in a 3 liter container. तो 3 liter container है हमारे पास,
एंड यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2 मिला के PCl5 बना रहे होंगे। यस, तो 3 लीटर का कंटेनर है, 1 मोल ऑफ PCl3, ओके, इसका 1 मोल है, Cl2 के 2 मोल हैं, ये स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम जब पहुंचे ओनली 0.7 मोल ऑफ PCl3 रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब इसके 0.7 बच गए तो 0.3 गए, तो इसके 0.3 Cl2 के भी 0.3 से रिएक्ट करेंगे, तो 2 से 0.3 गए तो मतलब 1.7 बचे, तो और यहाँ पर 0.3 बनेंगे, राइट। तो Kc कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, और कंसंट्रेशन में क्या होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम भी होता है। तो PCl5 के मोल कितने हैं, 0.3, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, तो डिवाइड बाय 3, और PCl3 या 0.7/3 एंड 1.7 डिवाइड बाय 3। ओके, तो बस सॉल्व कर लो। अब ये कितना आएगा कैलकुलेट करके, 0.76, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, 1 मोलर एसिटिक एसिड इज मिक्स विद 0.01 मोलर HCl। ओके, चलिए देखते हैं क्या ये बफर बना सकता है क्या। देखिए, तो एसिटिक एसिड है आपके पास, ज़्यादा दिया हुआ है, अच्छी बात है, ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स विद 0.01 मोलर HCl, pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब इसमें एक आप सॉरी बफर तो नहीं बनाएगा ये, क्योंकि सॉल्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे कोई, एक वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड ही डिसाइड करता है कि pH कितनी आ रही है, ठीक है। बट अब ये भी देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड दिया भी कितना हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है 0.01 मोलर और वीक एसिड दिया है 1 मोलर। अच्छा, 100 टाइम्स का डिफरेंस है इनमें ऑलरेडी, तो Ka भी दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम ये काम करते हैं, दोनों से H पॉजिटिव कितना आ रहा है। अब HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कंप्लीटली टूट जाएगा, तो अगर ये 0.01 मोलर था तो ये पूरा टूट के 0.01 मोलर H पॉजिटिव और 0.01 मोलर Cl नेगेटिव देगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव अगर मैं टोटल की बात करूं तो HCl से कितना आया, 0.01 मोलर, और जो वीक एसिड से आता है वो कितना आता है। अब वीक एसिड तो इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो अगर ये कंसंट्रेशन आपकी 1 है, 0 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहां से कितना आएगा, ये सिर्फ अल्फा के बराबर आएगा। अल्फा कितना होता है, √Ka/C, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब सिंपली अगर आप इसको ओरिजिनल आप रिएक्शन भी देखें, जब हमने वीक एसिड वाला केस किया था तो K इक्विलिब्रियम कितना आता था, C∝², तो अल्फा आता था √K इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय C, पर क्योंकि कंसंट्रेशन ओरिजिनल जो है यहाँ पर दी हुई वो 1 है, तो अल्फा इज इक्वल टू √K इक्विलिब्रियम, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, अल्फा के बराबर, तो आ जाएगा वो √K इक्विलिब्रियम। तो ये आ जाएगा नेट आपका H पॉजिटिव, और ये कर लो, ठीक है, बस उसका नेगेटिव लॉग ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका सॉल्व होके इतना आएगा, इनको ऐड कर लो। अब देख लो ये √K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40, Kp/Kc, अरे यार Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng, तो Kp/Kc कितना हो जाएगा, सिंपल RT रेज टू पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में एक गैस है, रिएक्शन में कितने हैं 1.5, ठीक है, तो 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू माइनस 0.5 माइनस 1/2, सिंपल डन। तो ये तो RT रेज टू पावर 1/2 हुआ, ये तो नहीं हो रहा, डिवाइड बाय 2 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 41, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयंस इज 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -7, द KSP विल बी, देखिए भैया Ca3PO4 ट्वाइस जब डिसोशिएट होगा तो 3 कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 फॉस्फेट आयन, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी कंसिडरेशन को मैं 3s लेता हूँ तो ये 2s आ जाएगा, तो मेरे पास जो KSP आएगा दैट विल बी 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू S रेज टू पावर 5, ठीक है, डन। तो अब इसमें अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट इज 3.3, मतलब जो 2s है वो आपको 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -7 दिया हुआ है,
तो ठीक है, एस की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बस एस की वैल्यू को पुट कर लो और बाकी का तो आपका आंसर निकल ही जाएगा, राइट। बस तो ये कर लो। एंड बाकी ये भी कर सकते हो कि ये 2s इतना था तो 3s कितना होगा, ये यहाँ निकालो और एक ही स्टेप में कर लो इसको। चलो आई थिंक ये वाला भी सिंपल रहेगा। s की वैल्यू यहाँ से पुट करो 3⁻³ इंटू 2⁻², तो ये आपका सॉल्व करके इसका आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 42, फॉर द रिएक्शन 2SO2 + O2 gives you 2SO3 द यूनिट ऑफ KCr। देखिए Kc कितना हो जाएगा यार, प्रोडक्ट पे कितना है, प्रोडक्ट मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 2 है और नीचे कितना आएगा SO2 का मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 2 इंटू मोल पर लीटर, तो मतलब लीटर पर मोल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 42 का ये, ठीक है, ऐसे इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने से किसका pH अफेक्ट नहीं होता, जो एक बफर सॉल्यूशन होता है ना, और तो किसी का ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। 0.01 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एक आपका कैसा सॉल्ट है ये, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 के मिलने से ये बना हुआ है, तो बेसिक सॉल्ट है ये, तो सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, नथिंग एल्स, एंड नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट के केस में नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, अच्छा। फिर NaH2PO4 ये वाला भी आपका बेसिक सॉल्ट आ गया, CH3CONH4 ये तो आपका सॉल्ट बफर आ गया ना, ये वाला तो थर्ड तो आपका, तो सॉल्ट बफर तो डेफिनेटली आंसर इसका होगा, ठीक है। अब देखना कि ए और बी में से आंसर आना है कि नहीं आना है। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ से Na पॉजिटिव तो कुछ नहीं करेगा, वो तो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो HCO3 नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये क्योंकि दोनों तरह काम कर सकता है, ये एसिड का भी कर सकता है, बेस का भी कर सकता है, क्योंकि H पॉजिटिव दे भी सकता है और H पॉजिटिव ये ले भी सकता है, ठीक है, एम्फीप्रॉटिक एनायन है ये, तो दिस इज एम्फीप्रॉटिक। तो अगर आप एसिड डालेंगे तो ये उससे H पॉजिटिव उठा लेगा, और अगर आप बेस डालेंगे तो उससे OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये दोनों तरफ से काम कर सकता है। और इसको अगर हम सिर्फ डाइल्यूट करेंगे तो देखो C इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस केस में, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो C होगा, पर हाँ क्योंकि A और B में भी एम्फीप्रॉटिक एनायंस हैं, H2PO4 नेगेटिव भी आपका H पॉजिटिव ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो इसलिए इसके केस में अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूट करने से इसका pH चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो आई थिंक आंसर इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट अभी C लग रहा है मेरे को, चलो उसका C करते हैं, ठीक है। वैसे आंसर की मैं तो आंसर D दिया है, बट आई थिंक ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इज C, क्योंकि वो बफर है, वो डायरेक्टली बफर है, ठीक है, सॉल्ट बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 4.5 मोल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन वर हीटेड इन अ सील्ड 10 लीटर वेसल। ओके, तो वॉल्यूम हमारे पास 10 लीटर दिया हुआ है और H2 + I2 को हीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली HI बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कर लेते हैं, H2 + I2 गिव्स यू 2HI और 4.5 मोल दोनों के हैं, तो 4.5 4.5 0 एंड एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फॉर्म्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर जो 2x है, क्योंकि ये 4.5 - x 4.5 - x और ये 2x बनेगा, तो 2x आपको 3 है, तो x = 3/2, ठीक है, 1.5 मतलब, तो 4.5 - x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये कितना आ जाएगा, 3² / 3 × 3 दैट इज 1, ए ऑप्शन, सिंपल। Then question number 45, an acid solution has pH = 6, it is diluted 100 times। अरे यार ये वाला तो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट रिसेंटली किया ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने, हाँ, अराउंड 6.95, ठीक है। चलो तो दिस इज डन एंड आई होप आपको लोगों को
क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ भी आए होंगे, प्रैक्टिस करो। बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम क्या, इट टेक्स सम टाइम। एक बार एक मोमेंटम बन जाता है कि हाँ इसमें ये होगा इसमें ये होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कर करके फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, एक तो फंडामेंटल सही होने चाहिए और उसके बाद आपको इतने सारे केसेस सॉल्व करने होते हैं दैट क्वेश्चन को पढ़ते आपको पता लग जाए ये किस केस का क्वेश्चन है, ताकि आप डायरेक्टली उस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन। कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स अबाउट कैनवस क्लासेस। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन द कैनवस क्लासेस ऐप, so feel free to explore. चलिए, बाय।